कल की क्लास में हमने एनसीईआरटी वाले सॉल्यूशंस को किया था, बिल्कुल कंप्लीट हो चुके थे। अब इसी क्रम में आपके क्वेश्चंस आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप सॉल्यूशंस। इनका पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में वो कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहते हैं कि एक धातु के गोले को वैद्युत से आवेशित किया जाता है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। ध्यान देंगे, दोबारा सुनेंगे प्रश्न को। एक धातु के गोले को वैद्युत से आवेशित किया जाता है, इस कथन का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पर आवेश हमको बताया नहीं है कि कौन से आवेश से आवेशित किया गया है। तो हमको पता होना चाहिए कि यदि गोले को अथवा धातु के टुकड़े को उन्होंने धनावेश दिया है तो इसका मतलब ये है कि उससे कुछ इलेक्ट्रॉन हटाए हैं, और यदि ऋणावेश दिया है तो उसको कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से दिए गए हैं। इसका केवल इतना ही तात्पर्य हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, क्या किसी कण पर 1.6 गुणा 10 की घात -20 कूलम आवेश हो सकता है और 2.4 गुणा 10 की घात -19 कूलम आवेश भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम उसमें देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। आवेश दे रखा है Q = 1.6 × 10 की पावर -20। क्वेश्चन Q = 1.6 × 10 की पावर -20 कूलम। स्मॉल ई की वैल्यू आपके पास होती है 1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूला आपके पास है Q = Ne से। आपको n की वैल्यू निकालनी है, तो n को पहले लिखेंगे तो ये फॉर्मूला हो जाएगा Q/E। Q की वैल्यू आपके पास में है 1.6 × 10 की पावर -20 पूरे के बटे स्मॉल e की वैल्यू है 1.6 × 10 की पावर -19। 1.6 से 1.6 कटेगा और 10 की पावर -19 को ऊपर ले लो तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -20 को यदि हम 19 को ऊपर लेंगे तो ये प्लस की हो जाएंगे, अर्थात 10 की पावर 19 कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। अब माइनस की 20 पावर है और 19 है प्लस की, तो माइनस की बचेगी 1 पावर, 10 की पावर -1 इलेक्ट्रॉन। या फिर आप इसको लिख सकते हैं n = 0.1, n = 0.1 इलेक्ट्रॉन, जो कि असंभव है। यानी आवेश का क्वांटमीकरण भिन्नात्मक रूप में कदापि नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे 1/2 हो गया, 3/4 हो गया, या 5/7 हो गया, या फिर आपका कोई भी भिन्नात्मक रूप, कोई भी भिन्न में आप इसको स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर बन रहा है n = 0.1 E। n = 0.1 E का मतलब इलेक्ट्रॉन। तो 0.1 आप इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लो, 0.1 को अगर आप पॉइंट को हटाओगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, अर्थात n = 1/10 हो जाएगा। ये क्या बन रही है, भिन्न बन रही है, ये बन रही है भिन्न। तो कभी भी भिन्नात्मक रूप में स्थानांतरित नहीं हो सकता है। तो इसीलिए क्वेश्चन में जो दे रखा है, क्या किसी कण पर 1.6 गुणा 10 की घात -20 कूलम आवेश हो सकता है, नहीं हो सकता।
कभी भी नहीं हो सकता। उसका आंसर है, क्योंकि आवेश कभी भी भिन्नात्मक रूप में स्थानांतरित नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ रही है, 1/10 आ रही है, जो कि असंभव है। दूसरा आवेश दिया है इन्होंने 2.4 गुणा 10 की घात -19 में। अब ये आपके लिए होमवर्क हो गया, सेम कैलकुलेशन करो। यदि भिन्नात्मक रूप में आती है तो ये भी असंभव है। दिस इज योर होमवर्क। अगला क्वेश्चन है, वो कहते हैं कि 3.2 कूलम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में वो कहते हैं कि 3.2 कूलम्ब आवेश Q इक्वल टू 3.2 कूलम्ब आवेश कितने, अर्थात n इक्वल टू पूछते हैं। स्मॉल e की वैल्यू आपके पास में है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब। n की वैल्यू निकालेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, n इक्वल टू Q अपॉन E वाला जो पिछले क्वेश्चन में आपने लगाया था। n इक्वल टू Q अपॉन E से आप करेंगे, Q की वैल्यू रखेंगे 3.2 अपॉन E की वैल्यू रखेंगे 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 16 दूनी 32, 2 बार कटेगा ये, और पावर को ऊपर ले जाओ तो ये प्लस की हो जाएंगी, तो लिखेंगे इसको 2 गुणा 10 की घात 19, ये ऊपर जाएंगी तो ये प्लस की हो जाएंगी इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हुआ कि 2 कूलम्ब 3.2 कूलम्ब आवेश 2 गुणा 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉनों से निर्मित है। n को भी ले लो इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहते हैं 1 कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, Q की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम्ब, n की वैल्यू पूछते हैं, और स्मॉल e की वैल्यू आपको पता ही है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम्ब, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। आपको n की वैल्यू याद करनी है, तो सेम फॉर्मूले का प्रयोग आप करेंगे, n इक्वल टू Q अपॉन E से, n इक्वल टू Q अपॉन E से। दिस इज योर होमवर्क, आप करके देखना कितना आएगा होमवर्क। अगला क्वेश्चन है, वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण से क्या समझते हैं। कोई भी आवेश यदि स्थानांतरित होता है तो वो भिन्नात्मक रूप में नहीं हो सकता। इसमें भिन्नात्मक रूप में स्थानांतरित नहीं हो सकता। मूल आवेश वास्तव में पूर्णांक संख्याओं में ही स्थानांतरित हो सकता है, इसे ही आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले इसकी चर्चा की थी क्वेश्चन में। कोई भी आवेश मूल आवेश E की भिन्न में नहीं हो सकता। प्रकृति में आवेश स्मॉल e, 2e, 3e, 4e, 5e अर्थात पूर्णांक संख्याओं में पाया जाता है, भिन्नात्मक रूप में नहीं पाया जाता अथवा स्थानांतरित नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन है, आवेश के ESU, EMU तथा कूलम्ब मात्रकों में संबंध लिखिए। तो 1 कूलम्ब में 10 की घात -1 EMU होते हैं और 1 कूलम्ब में 3 गुणा 10 की घात 9 ESU होते हैं। अगले क्वेश्चन में वो कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एक आवेशित पिंड समीपवर्ती अनावेशित पिंड को आकर्षित करेगा। हाँ जी, बिल्कुल करेगा। एक चालक पर यदि आवेश है और वो आवेश किसी अनावेशित वस्तु के पास यदि आप लाते हैं तो प्रेरण के द्वारा वह विपरीत प्रकृति के आवेश से आवेशित हो जाता है और यहाँ पर विजातीय आवेशों का युग्म
होता है, जिसके कारण ये आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलॉम का वैद्युत बल संबंधी नियम तथा सूत्र लिखिए। तो कूलॉम के नियम का सीधा सीधा सूत्र पूछा है उन्होंने, हमने बहुत बार लिखा भी है। F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/R²। केवल सूत्र लिखने के लिए यदि आता है तो आपको मात्रक सहित लिखना होता है। मात्रक है इसका न्यूटन, मात्रक न्यूटन। और कौन कौन सी चीज क्या है वो भी आप लिखेंगे। F क्या है जी, दो कणों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत बल, आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एक नियतांक वैल्यू है। यहाँ पर एप्सिलॉन 0 होता है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता। Q1 है पहले कण पर आवेश, Q2 दूसरे कण पर आवेश, और R है उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी अथवा कणों के बीच की दूरी। तो ये भी आपको लिखना रहता है थ्योरी में, जिससे आपको पूरे नंबर मिलते हैं। ठीक बराबर द्रव्यमान के दो सर्वसम धातु के गोलों में एक को Q ऋण आवेश से तथा दूसरे को उतने ही धन आवेश से आवेशित किया जाता है। क्या दोनों गोलों के द्रव्यमानों में कोई अंतर आ जाएगा और क्यों? देखो जी अंतर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक को प्लस का आवेश दे दिया, दूसरे को माइनस का आवेश दे दिया। अब हमको पता होना चाहिए कि प्लस का आवेश बनता कैसे है। जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन कम किए जाते हैं अर्थात ले लिए जाते हैं तो वहां पर धन आवेश बनता है, और जब किसी चालक को इलेक्ट्रॉन बाहर से दे दिए जाते हैं तो उस पर उतने ही ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। तो धनावेश में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी। ये किस में है जी, धनावेश में इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और ऋणावेश में क्या है जी, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता। प्रैक्टिकल के लिए जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उसकी वैल्यू होती है E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। और इसका जो द्रव्यमान होता है M होता है 9.8 × 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो ध्यान देंगे, जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ क्या क्या लेकर जाता है जी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम का आवेश तथा 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम का द्रव्यमान अपने साथ लेकर निकलता है। और वही इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे चालक पर यदि चला जाए तो वहां पर क्या होता है जी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम आवेश तथा 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम द्रव्यमान की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण जो धनावेश गोला है अथवा धनावेश चालक है उसके द्रव्यमान में कमी और ऋणावेश चालक के द्रव्यमान में अधिकता हो जाती है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। अगले क्वेश्चन में वो कहते हैं कि दो आवेशित कणों के बीच दूरी आधी करने पर उनके बीच बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बीच की दूरी आधी कर रहे हैं, फॉर्मूला तो यही है जो ऊपर लिखा है, कूलॉम का नियम। मानकर चलिए प्रारंभिक बल F1 तथा दूरी आधी कर देने के बाद में बल F2 हो जाता है। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनेगा, F1 प्रोपोर्शनल 1/R1²। यहाँ
क्या है जी, R1 इक्वल टू R, प्रारंभिक डिस्टेंस R, और R2 इक्वल टू दूरी आधी की है तो R/2, दूरी आधी की है तो R/2। इसको इक्वेशन नंबर 1 आप मान लीजिए। दूरी आधे कर देने पर बल मानकर चलिए F2 हो जाता है। तब यही फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा 1/R2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब आप कहेंगे कि अनुक्रमानुपाती चिन्ह क्यों लगा दिया। कूलॉम के नियम की जो दूसरी शर्त है वो ये है कि यह बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो उस शर्त का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। बाकी सारी चीजें क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। क्यों रहेंगी, क्योंकि 1/4πε0 क्या है जी इस क्वेश्चन में, सॉरी इस सूत्र में, ये नियतांक है, पूरा नियतांक है। Q1 और Q2 इस क्वेश्चन में क्योंकि आवेश परिवर्तित नहीं किए हैं, कणों को परिवर्तित नहीं किया है, जिसके कारण आवेश पहले भी Q1 था, बाद में भी Q2 रहेंगे, तो आवेश भी नियत रहेंगे, लेकिन दूरी परिवर्तित की है, पहले R थी और बाद में R/2 यानी आधी हो गई है। तो दो समीकरणें हमको प्राप्त होंगी। कोई से भी समीकरण को किसी भी समीकरण से आप भाग कर देंगे। मानकर चलिए समीकरण 2 को समीकरण 1 से आप भाग करते हैं। 2 को 1 से यदि आप डिवाइड करेंगे तो आपको प्राप्त होगा F2/F1 इक्वल टू F2 की वैल्यू है ये 1/R²। अब क्योंकि अनुक्रमानुपाती चिन्ह से अनुक्रमानुपाती चिन्ह कट जाएगा और उसके स्थान पर बराबर का चिन्ह आ जाएगा। क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं इसलिए कट जाएगा। F2 की वैल्यू है 1/R² और इसकी वैल्यू है 1/R1²। ये वैल्यू आपने रख ली है। आगे क्या होगा, F2/F1 इक्वल टू हो जाएगा 1/R2² इंटू R1 को ऊपर ले लो, R1²/1 में आ जाएगा। अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, तो होगा F2/F1 इक्वल टू R1²/R2²। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको प्राप्त होगी। R1 की वैल्यू रखेंगे F2/F1 इक्वल टू R1 की वैल्यू है R आपके पास, तो R² हो जाएगा। इसके बटे में R2 की वैल्यू आपके पास है R/2, तो R²/2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा जी। और ये 4 कहाँ पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा मल्टीप्लाई में। तो आप इसको लिख सकते हैं F2/F1 इक्वल टू 4R² बटे R²। तो R² से R² कट जाएगा और जो बचेगा उसको लिखेंगे F2/F1 इक्वल टू 4 बचेगा केवल। या करके आप अंतिम बल याद कर सकते हैं F2 की वैल्यू, तो F2 इक्वल टू हो जाएगा 4F1। F2 इक्वल टू 4F1। इसका मतलब ये हुआ कि दूरी आधी कर देने पर दोनों के बीच की दूरी या दोनों कणों के बीच की दूरी या दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर देने पर बल 4 गुना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में वो कहते हैं एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच बल F न्यूटन है। इससे आधी दूरी पर स्थित 2 प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल कितना होगा। अब देखिए पहले में तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरे में प्रोटॉन दे दिया, लेकिन घबराना बिल्कुल नहीं है, दोनों पर ही बिल्कुल बराबर आवेश होता है। हाँ थोड़ा सा अंतर है, जो प्रोटॉन होता है उस पर धन आवेश होता है और जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर ऋण आवेश होता है। केवल इतना ध्यान रखेंगे। कैलकुलेशन में क्या है कि हम चिन्ह सहित वैल्यू नहीं रखते हैं, तो दोनों ही जगह आप +1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का प्रयोग करेंगे। तो सेम क्वेश्चन है, मैंने करके आपको दिखा दिया है, सेम क्वेश्चन है, सेम कैलकुलेशन है, और ये आपका क्या है जी, होमवर्क हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका
होमवर्क हो जाता है, आप खुद से इसको करने की कोशिश करेंगे और कमेंट में लिखेंगे कि क्या आंसर आपका सही है। तो दूसरा बल यहाँ पे भी 4 गुना हो जाएगा, 4 न्यूटन है तो 4 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कहते हैं कौन सा अधिक प्रबल है, एक इलेक्ट्रॉन व एक प्रोटॉन के बीच स्थिर वैद्युत बल अथवा उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए बच्चों, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो पृथ्वी द्वारा सभी वस्तुओं पर लगाया जाता है, लेकिन जो स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है वो किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लगता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, आप सुबह सुबह कंघा करते हैं तो कंघा करने के पश्चात जो कंघा है वो आवेशित हो जाता है। जब आप उस आवेशित कंघे को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास में लेकर आते हैं तो कागज के टुकड़े कंघे पर चिपक जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्थिर वैद्युत आकर्षण बल इतने प्रबल होते हैं कि वे पृथ्वी द्वारा लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कागज के टुकड़ों को उठा लेते हैं। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण बल तो प्रत्येक वस्तु पर लग ही रहा है, उसके विरुद्ध कागज के टुकड़े को उठाने की क्षमता रखते हैं स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, इतने प्रबल होते हैं। अगला क्वेश्चन में वो कहते हैं कुछ दूरी पर स्थित +2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम आवेशों के बीच 10 न्यूटन आकर्षण बल कार्य करता है। यदि आवेशों को परस्पर स्पर्श कराने के पश्चात पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो दोनों के बीच नया बल कितना होगा। ध्यान देंगे, स्पर्श कराने के पश्चात दोनों ही आवेश 0 हो जाएंगे, क्योंकि एक प्लस का दे रखा है दूसरा माइनस का दे रखा है। जो दे रखा है उसको लिखेंगे Q1 = +2 माइक्रोकूलम, इसको चलो कूलम में चेंज मत करो, ऐसे रहने दो। Q2 = -2 माइक्रोकूलम और इनके बीच जो प्रारंभिक बल है वो लग रहा है जी 10 न्यूटन का। 10 न्यूटन का बीच की दूरी हमारे पास नहीं है तो मान लेंगे माना दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी r है। तो कूलम के नियम से आप r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वो कहते हैं दूसरी शर्त में कि इन्हीं आवेशों को परस्पर स्पर्श कराने के पश्चात, इन्हीं आवेशों को स्पर्श कराने के पश्चात लिखेंगे यहाँ पर चूंकि का चिन्ह लगाकर आवेशों को स्पर्श कराया जाता है, स्पर्श कराया जाता है, तब दोनों आवेश मानकर चलिए Q1 से Q1 डैश और Q2 से Q2 डैश हो जाते हैं। तब क्या करेंगे, Q1 + Q2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला है आपको आवेश ज्ञात करने का। यदि आवेशों को स्पर्श कराते हैं तो वैल्यू रखेंगे, Q1 की वैल्यू 2 और Q2 की वैल्यू -2, तो प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो -/2, 2 से 2 कटेगा, 0 बार 0 को 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू 0 हो जाएगी। स्पर्श कराने के पश्चात दोनों ही आवेश 0 हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, कूलम का नियम प्रयोग करेंगे। तो कूलम के नियम पे क्या है जी,
F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 Q2 क्या रखेंगे ऊपर बटे में R स्क्वायर है, तो क्या होगा जी, ये 0 हो जाएगा, बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई भी बल कार्य उनके बीच नहीं करेगा। अगले क्वेश्चन में वो कहते हैं किसी बिंदु आवेश पर यदि वैद्युत बल रेखाएं आकर मिलती हैं तो इस बिंदु पर आवेश की प्रकृति क्या होगी। ध्यान देंगे, वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक के धन सिरे से चलती हैं, चालक के धन सिरे से चलती हैं और ऋणावेश पर जाकर समाप्त होती है कुछ इस तरह से। क्वेश्चन को फिर दोबारा पढ़ो और तब समझने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं कि किसी बिंदु आवेश पर यदि बल रेखाएं आकर मिलती है तो इस बिंदु पर आवेश की प्रकृति क्या होगी। तो चित्र में क्या दिख रहा है आपको, ये बल रेखाएं बिंदु A से चलकर बिंदु B पर जाकर मिल रही है, अर्थात समाप्त हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऋणावेश है। क्योंकि बल रेखाएं सदैव धनात्मक सिरे से चलकर ऋणात्मक सिरे पर आकर रुक जाती हैं। एमकेएस पद्धति में निर्वात की वैद्युतशीलता के मात्रक लिखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है। 17 में भी ऐसे पूछते हैं ये। एमकेएस पद्धति में निर्वात की वैद्युतशीलता की विमाएं लिखिए। और क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तब इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। वैद्युतशीलता और निरपेक्ष वैद्युतशीलता दोनों का मात्रक बिल्कुल सेम ही होता है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 16, 17, 18 तीनों एक साथ, तो तीनों में लगभग सेम ही पूछा है। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, इसका जो मान होता है वो होता है जी 8.85 गुणा 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर की घात 2, ये इसका मात्रक होता है। आगे दे रखा है उन्होंने परावैद्युतांक, शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81, अर्थात के की वैल्यू उन्होंने दे रखी है 81। अब ये 81 है, के का मान है, यह राशि विमाहीन है तथा मात्रकहीन है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। अब पूछते हैं ये निरपेक्ष वैद्युतशीलता, निरपेक्ष वैद्युतशीलता। वैद्युतशीलता एक ही शब्द है, इसलिए एक ही शब्द आप लिखेंगे, अलग अलग नहीं। फॉर्मूला है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के, वैल्यू रखेंगे। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 गुणा 10⁻⁻12 गुणा 81, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 7.17 गुणा 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर की घात 2, ये एप्सिलॉन की वैल्यू आ चुकी है, अर्थात उसकी निरपेक्ष
वैद्युतशीलता आ चुकी है। अब क्या करेंगे, इनका मात्रक और विमा चलो कूलाम के नियम से ही ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट कूलाम के नियम में आ जाता है। ये इसका सॉल्यूशन हो चुका है कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से वो है जी F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यह है कूलाम का नियम। हमें ज्ञात करना है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक और विमा, तो इसी को सबसे पहले लिखेंगे, हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई F 4 पाई F, क्योंकि F और एप्सिलॉन नॉट का स्थान परिवर्तित हो जाएगा क्योंकि तिरछी गुणा में है, क्रॉस मल्टीप्लाई में है दोनों, इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसका मात्रक लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। मात्रक क्या हो जाएगा जी, 1/4 पाई क्या है, आंतरिक वैल्यू है, इसको छोड़ देंगे। Q1 इंटू Q2 इसका मात्रक होता है जी कूलाम। क्या होता है, कूलाम। तो Q1 का मात्रक भी कूलाम हो गया और Q2 का मात्रक भी कूलाम हो गया पूरे के बटे। F क्या है जी, बल है, और बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है जी, न्यूटन होता है। और R क्या है जी, दूरी है, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। R पे स्क्वायर है तो इस पे भी हम स्क्वायर लगा देंगे। अब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कूलाम से कूलाम का मल्टीप्लाई करेंगे तो कूलाम स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर की घात 2, न्यूटन मीटर स्क्वायर। कुछ इस तरह से ये आपको प्राप्त होगा। आप इसको या करके भी लिख सकते हो, कूलाम स्क्वायर बटे में है तो इसको प्रति लगा सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या है जी, एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है, और यही मात्रक निरपेक्ष वैद्युतशीलता का भी है। क्यों है, क्योंकि उसका सूत्र होता है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। अब एप्सिलॉन 0 का ही तो मात्रक आप लिखोगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि जो के है वो मात्रकहीन है, मात्रकहीन तथा विमाहीन है, विमाहीन है। क्यों है, क्योंकि यह दो बलों का अनुपात है। एक तो वायु में रखने पर दो चालकों के मध्य कार्य करने वाले वैद्युत बल, तथा परावैद्युत माध्यम में रखने पर उतनी ही दूरी पर रखने पर उनके बीच लगने वाले वैद्युत बलों का अनुपात है। इसलिए यह विमाहीन और मात्रकहीन राशि है। एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होता है वो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। आप रखेंगे तो इसका मात्रक भी यही उत्पन्न होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसकी विमा भी पूछी है इन्होंने, तो विमा ज्ञात करेंगे। विमा, विमा ज्ञात करने के लिए चलो यहीं से देखो, Q1 इंटू Q2 अपॉन 1/4 पाई, तो आंतरिक वैल्यू है, इसको छोड़ेंगे, F इंटू आर स्क्वायर, F इंटू आर स्क्वायर। अब मानकर चलिए आवेश है, आवेश की विमा आपको नहीं पता है तो ज्ञात कर लेंगे। इसका सूत्र होता है Q इक्वल टू आई टी, Q इक्वल टू आई टी। आई क्या है, वैद्युत धारा है, और उसकी जो विमा होती है वो A होती है, वैद्युत धारा की विमा A होती है, और जो समय होता है उसकी विमा होती है T। तो आवेश की जो विमा है वो हो गई T,
तो क्या करेंगे, Q1 की विमा भी 80 और Q2 इसकी विमा भी 80 बटे F बल होता है, बल का मात्रक होता है जी, सूत्र होता है F इक्वल टू ma बल का सूत्र। यहाँ पर जो द्रव्यमान है उसकी विमा m होती है इनटू त्वरण की विमा होती है Lt⁻²। तो गुणा करेंगे हो जाएगा mLt⁻², mLt⁻²। रखेंगे mLt⁻² इनटू अब r स्क्वायर, r क्या डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी दूरी, दूरी की जो विमा होती है वो l होती है, अर्थात l स्क्वायर। इस तरह से ये आपको मिलेगा। आगे कैलकुलेशन करेंगे, a का मल्टीप्लाई a से करेंगे तो a स्क्वायर, t का t से करेंगे तो t स्क्वायर बटे m और तो कोई नहीं है तो m ही रहेगा, l एक ये है और दो ये, कितने हो गए, 3 हो गए, l की पावर 3, t केवल 2 है तो t की पावर 2। कुछ इस तरह से ये वैल्यू आपको मिलेगी। अभी ना ऊपर ले लो सब वैल्यू को, और विमा लिखते समय क्या होता है जी, m की वैल्यू पहले, फिर उसके बाद में l की, फिर t की, फिर थीटा की, फिर a की हम लिखते हैं। तो m की वैल्यू पहले लिखेंगे और m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m की पावर -1 हो जाएगी, m की पावर -1। अब l केवल नीचे ही है, ऊपर भी कोई नहीं है तो l की पावर -3, l की पावर -3, t माइनस का 2 नीचे है, 4 ऊपर 2 ऊपर है, तो नीचे वाला t जब ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा और प्लस की 2 पहले से है तो क्या होगा, जुड़ जाएंगी, t की पावर हो जाएगा 4 और a की पावर 2। अब नीचे तो कुछ है नहीं तो a की पावर 2, ये इसकी विमा हो जाती है। n की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2। ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता की विमा और निरपेक्ष वैद्युतशीलता दोनों की विमा यही है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आई होप आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसको शेयर करें।